गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। मैं आपका अनअकैडमी पर स्वागत करता हूं। मैं हूं ज्ञान प्रकाश, आपके साथ संविधान की विषय वस्तु को लेकर। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर अनअकैडमी बीपीएससी चैनल। आप यूट्यूब पर जाएंगे और अनअकैडमी बीपीएससी ज्ञान प्रकाश सर्च करिए। आपका ये जितने क्लासेज हैं वो आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं प्रतिदिन शाम को 4 बजे आपके साथ वीडियो लेकर हाजिर रहूँगा और आप उसको शाम को 4 बजे इस लॉकडाउन के परिस्थिति में आप उसका आनंद लें, उसको समझें। मैं अपने बारे में बता दूं, जैसा कि एक इंट्रोडक्टरी होता है 2 मिनट का। मैं पिछले पास्ट में मैं यूपीएससी एस्पिरेंट रहा और 2004 से लेकर 10 के दौरान मैं दिल्ली मुखर्जी नगर में अध्ययन किया। उसके बाद विभिन्न संस्थाओं में पढ़ाने के बाद शिक्षण का एक अनवरत प्रयास करते हुए आपके पास अनअकैडमी बीपीएससी विंग में संविधान के साथ हूँ। संविधान जैसा कि हम विगत लगातार क्लासेस में देख रहे हैं, मैं उसका एक प्रयास किया। संविधान को समय की एक सीमा रेखा के अंदर 30 मिनट में मैंने संविधान को बांधने का प्रयास किया और उस संविधान का एक अलग नज़रिया, एक अलग तरह से उसका एक वैज्ञानिक अनुसंधान और चीज़ों को समझने के लिए और किस प्रकार से अवधारणात्मक विशेषता हमारे दिमाग में आए और एक वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ जो याददाश्त की प्रक्रिया होती है, जो आपके दिमाग में बहुत दिनों तक ये अस्थायी रहे, या इसका एक कॉन्क्रीट, एक इसका झिस्ट, एक इसका सिंथेसाइज अप्रोच आपके पास बना रहे, थीमेटिक अप्रोच भी बना रहे। इसलिए मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक अलग तरह से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा है कि आप इससे सहमत होंगे, आप उसका आनंद लेते रहेंगे और आप इसी तरह से लगातार मेरे क्लास को एंजॉय करिए और प्रश्नों के ऊपर विचार विमर्श करें। बहुत सारे प्रश्न आपको बिना बनाए ही बन जाएंगे, बिना उसका पढ़े ही बन जाएंगे, क्योंकि अवधारणा कंसेप्ट से कई नई चीज़ें जन्म होती हैं। हम अभी तक जो विगत 3 क्लासों में किस प्रकार से वैश्विक घटनाक्रम, ग्लोबल जो इवेंट्स थे, ग्लोबल फेनामिना थे, और जब राजतंत्र के बाद पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे किसी भी विश्व के किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव आना शुरू किया। और यह बदलाव निश्चित रूप से एक विशेष कालखंड का था जो लगातार आपको 18वीं शताब्दी जब भी मैं बोलूँ तो आप एक समय दिमाग में निर्धारित कर लीजिए। शताब्दी का मतलब होता है कि जैसे अगर मैं 1601 से 1600 से लेकर अगर हम 1699 के बीच 1619 के बीच हम अगर बोलते हैं तो इसे हम 17वीं सेंचुरी या 17वीं शताब्दी बोलेंगे। 17वीं शताब्दी, ये कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है। अगर हम लोग 1700 ऑनवर्ड्स 1800 तक अगर हम बोलें तो ये हमारा है ना 18th सेंचुरी, है ना 18वीं शताब्दी होगा। तो अमेरिकी रिवॉल्यूशन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776, तो आप कह सकते हैं कि ये 18th सेंचुरी की बात है, ये 18वीं शताब्दी की बात है, ये 18th सेंचुरी की उत्तरार्ध की बात है, मतलब 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात है 1776। उसी तरह से फ्रांस की क्रांति आपको 1789 में हुई थी, इसे भी कह सकते हैं कि ये 18वीं शताब्दी की घटना है। इसके बीच में जो घटना है, जैसे 1642 में न्यूटन का, 1642 में न्यूटन का जन्म हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन का जन्म 17th सेंचुरी 17वीं शताब्दी में हुआ। तो ये शताब्दी या सेंचुरी का एक वर्ड आता है जो कि हमेशा अगर 16 ऑनवर्ड्स है तो 17 बोलेंगे, 17 ऑनवर्ड्स है तो 18 बोलेंगे, 18 ऑनवर्ड्स है तो 19th बोलेंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो मैंने यही कहा कि ये संविधान को जो निर्माण की प्रक्रिया है, इसकी जो विषय वस्तु है, जो इसकी अवधारणा है, जो आज हम जन्म लेते ही एक जिस राजनीतिक व्यवस्था, जो जिस राजनीतिक जागरूकता, जिस पॉलिटिकल सिनेरियो में जी रहे हैं, जिस पॉलिटिकल कल्चर में हम जी रहे हैं,
वोट देने का, जो संस्थाएं, जो आपको आधुनिक कानून आप देख रहे हैं, जो लीगल इंटरप्रिटेशन, लीगल वैल्यू और लीगल चीज़ों के बारे में आप बात करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी की बात करते हैं, कहीं न कहीं एक प्राचीन और मध्यकालीन विश्व की हजारों साल से जो पुरातन व्यवस्था थी, उस पुरातन व्यवस्था को हम लोगों ने बदला। इसके पहले जो भी पुरातन व्यवस्थाएं बदलती थी, या तो वो धर्म के आधार पर बदली जाती थी, या किंगडम या राजतंत्र मोनार्की के द्वारा वो बदली जाती थी। पहली बार विश्व के राजनीतिक व्यवस्था में यह हुआ कि आम जनता ने अपनी भूमिका को निभाते हुए वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज किया, और यह प्रत्यक्ष रूप से अमेरिकन क्रांति, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा संभव हो पाया, जिसके पीछे आइडियोलॉजी काम कर रही थी रेनेसा का, साइंटिफिक रेवोल्यूशन का और इनलाइटनमेंट का, जिसके पीछे कारण था पुनर्जागरण का, वैज्ञानिक क्रांति का और प्रबोधन का। तो इस दौर में होते होते हुए हम पहुँचे हैं अभी तक अमेरिकी संविधान, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हम आज टॉपिक में इन कर रहे हैं अपने भारतीय संविधान के ऊपर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भारतीय संविधान आपका है, बहुत बड़ा संविधान है। यहाँ पर इंडियन क्वेश्चन मैंने एक लाइन लिखा है कि व्हाई आर द 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि हमारे संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची क्यों है। आप इसी को आज हम 22 पार्ट्स और 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स क्यों हैं, इसी के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर आज हम लोग देखेंगे। टुडे वी विल सी अबाउट द व्हाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। तो इसी के ऊपर हम लोग समझेंगे, और इसको मार्कर तो इस तरह से हम देख सकते हैं, व्हाई विल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। तो इसी के ऊपर हम आज देखते हैं कि क्यों भारत का संविधान 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची में है। अब समझिए कि हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पर मैंने लिखा है पार्ट्स, आर्टिकल्स और सब्जेक्ट। 22 पार्ट्स 22 भाग और 395 आर्टिकल्स मतलब 395 अनुच्छेद और 12 शेड्यूल्स मतलब 12 अनुसूची। 12 अनुसूची। तो हमारे जो संविधान की जो पुस्तक है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, इस बुक में, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, काफ़ी मोटी बुक है, और इसमें अगर आप चैप्टर बदलते जाएं तो आपको जितने पेज बदलेंगे उसमें 22 पार्ट्स मिलेंगे। कितने पार्ट्स मिलेंगे? 22 पार्ट्स, जिसको भाग बोलते हैं, और 395 आर्टिकल्स मिलेंगे, जिसको हम अनुच्छेद बोलते हैं, और 12 शेड्यूल्स मिलेंगे, जिसे हम अनुसूची हिंदी में बोलते हैं। तो 22 पार्ट्स, एक मैं यहाँ पहले भी कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जब 22 पार्ट्स ही है, 25, 26 नहीं है, और डियर फ्रेंड्स आपके पास 395 ही आर्टिकल्स हैं। आपको आर्टिकल्स नंबर 396 से लेकर 44 तक आप नेट पर सर्च करें, अगर एक आध आर्टिकल भी मिल जाए कि 396 आर्टिकल्स डील्स रिगार्डिंग दिस प्रोविजन, तो आप मुझे जरूर लिखेंगे, क्योंकि 396 आर्टिकल है ही नहीं, इसलिए नेट पर भी उपलब्ध नहीं है, दुनिया के किसी भी किताब में नहीं है। 396, 397, 398 ऑनवर्ड्स आपको कोई भी आर्टिकल्स नहीं है। हाँ, इसमें क्लाउज जरूर बढ़े हैं, तो लोग उसको गिनकर टोटलिटी में कह देते हैं कि 444, इसलिए आप 395 आर्टिकल्स याद रखें। एग्जाम में 395 आर्टिकल्स ही पूछे जाएंगे। वो थोड़ा सा देख लो,
तो एग्जाम में 395 आर्टिकल से पूछे जाएंगे। किसी भी अभी तक के एग्जाम में आपको 444 नहीं मिला है, और इसका एक कारण सेट में मिलेगा, आपको सेट में ये ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन किसी एग्जाम में मिला है। क्यों कि 22 पार्ट्स के बाद कहीं भी हेडिंग नंबर 23 नहीं है, और 395 आर्टिकल्स के बाद कहीं भी 396 नंबर आर्टिकल्स नहीं है। तो सबसे पहला सवाल उठता है, तो इस हमारे बुक में जब 22 पार्ट्स है तो क्या कारण है कि पहले हम समझेंगे ये कि भारतीय संविधान में 22 भाग क्यों है समझिए। तो आप समझिए कि 22 पार्ट्स, बहुत बड़ा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भारत का, 22 भाग इसमें आएंगे। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। क्या कारण है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? क्योंकि इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था, उसको 1-2 लाइन में समरी करता हूं कि हमारे के यहाँ जो पूरा भारत है उसमें डिफरेंट टाइप डाइवर्सिटी है। आपको भौगोलिक विविधता, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, एथिकल डाइवर्सिटी, लैंग्विस्टिक है ना, लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है ना, जातिगत विविधता, धर्म को लेकर विविधता, और विषय वस्तु को लेकर विविधता, भाषाई विविधता। सोचिए कि हमारे देश में ऑफिशियल लैंग्वेज तक 22 है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में विविधता को। तो विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी देशों में भारत में अगर आप जाइएगा तो भारत अपने आप में एक विश्व की तरह विविधतापूर्ण, क्योंकि मैप पूरा नहीं आ पाएगा इसलिए मैं हाफ ही मैप बना रहा हूं, आपको नीचे का पार्ट मैं छोड़ रहा हूं इसमें। तो वर्ल्ड के, तो इंडिया में क्या है कि अगर आप देखते हैं तो ये डेजर्ट रीजन है, ये देखिए तो दक्षिण भारत का प्लेटू रीजन है, फिर ये देखिए तो आपको गैंगेटिक प्लेन है, गंगा यमुना का मैदान है, फिर ये देखिए प्रमपुत्र का मैदान है, ये पूरा नॉर्दर्न इंडिया का प्लेन है। ऊपर में आप देखिए तो हिमालयी रीजन है, नॉर्थ ईस्ट में भी देखिए तो हिमालयी रीजन है, और राजस्थान इधर देखिए तो डेजर्ट है। ये वेस्टर्न कोस्टल रीजन देखिए मुंबई सब में तो भयानक बारिश होती है, ये पूरा आपका अरेबियन सी है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो हमारे जो भारत है, जो हमारा देश है, इसमें बहुत ज़्यादा विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, जातीय विविधता है, धार्मिक विविधता है, निर्जातीय विविधता है, आर्थिक इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी है, ज्योग्राफिकल। इसलिए सबको एक साथ लेकर चलने के लिए पूरे देश के प्रत्येक भाग को, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से लेकर आसाम तक, कामरूप कामाख्या तक, आपको सबको समेटना था। इसलिए हमारे देश में जब संविधान लिखने का प्रयास किया गया, चूंकि हम लोग 1885 से लेकर 1947 तक स्वतंत्रता संघर्ष में पूरा देश का एक राजनीतिक एकीकरण हो चुका था, लेकिन हमारे देश में सांस्कृतिक एकीकरण नहीं था, क्योंकि हमारी संस्कृति में विविधतापूर्ण था। हाँ, लेकिन संस्कार में जो हम जरूर एकीकृत थे, क्योंकि हम हमेशा हर धर्म के, हर संस्कृति के, हर जाति के, हर तीज त्योहारों को मनाते आए। तो राजनीतिक एकीकरण बहुत पहले हो चुका था। अंग्रेजों ने सड़क और रेल बनाकर भारत का ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन कर दिया था, राजनीतिक भौगोलिक एकीकरण कर दिया था। अंग्रेजों के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप हुआ था, उससे पॉलिटिकल इंटीग्रेशन भी भारत में हो चुका था। अब जरूरत थी कि चूंकि अंग्रेज अपने बाहुबल पर, अंग्रेज अपने डंडे पर, अंग्रेज अपने कानून के ऊपर जबरदस्ती शासन करते थे, इसलिए हमारी आवाज़, हमारे अधिकार, हमारे राइट्स, ये सब बचे के बचे रह जाते थे। जब हमने 1947 में आज़ाद किया अपने देश को, और उसके पहले ही कैबिनेट मिशन के द्वारा जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का जब गठन किया गया, तो उस संविधान सभा में there were 389 मेंबर। उस संविधान सभा में 389 सदस्य थे, 389 मेंबर थे, और ये भारत के प्रत्येक क्षेत्र से, प्रत्येक समुदाय से, प्रत्येक धर्म से ये भारत में इलेक्ट होके, निर्वाचित होके, वहाँ के प्रोविंशियल जो असेंबलियाँ थी उससे निर्वाचित होके, और राजाओं के द्वारा जो नॉमिनेटेड मेंबर थे। तो भारत का जो संविधान लिखने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जो संविधान सभा थी, उसमें भारत के 389 मेंबर थे, जो भारत के प्रत्येक क्षेत्र को
रिप्रेजेंट करते थे, हर जमींदारों के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, राजाओं के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, धर्म के आधार पर भी सिखों के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, क्रिश्चियन के रिप्रेजेंटेटिव थे। चूँकि हमारे संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव कहीं न कहीं रिलीजन के आधार पर भी किया था, जैसे मुस्लिम सीटों के लिए रिजर्वेशन था, सिखों के लिए रिजर्वेशन था और बाकी ऐसे भी सामान्य रूप से लोग चुने गए थे। तो सबसे पहला तो यही था कि भारत के संविधान भारत को समेकित करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए, भारत के अस्तित्व में पिरोने के लिए हमने विश्व का सबसे लंबा संविधान लिखा। हमने विश्व का सबसे लंबा संविधान इसीलिए लिखा कि भारत के वंचित वर्ग से लेकर समृद्ध वर्ग तक, भारत के साम्यवादी विचारधारा से लेकर पूंजीवादी विचारधारा तक, लोकतांत्रिक विचारधारा से लेकर समाजवादी विचारधारा तक, धार्मिक स्वतंत्रता से लेकर जातिगत स्वतंत्रता तक, भाषाई स्वतंत्रता से लेकर कुटीर उद्योग आर्थिक स्वतंत्रता तक का हमने, अपने इकोनॉमिक फ्रीडम तक का हमने अपने इस देश के, इस किताब के संविधान में स्थान दिया। निश्चित रूप से इतने बड़े समूह को सेटिस्फाइड करना एक बहुत बड़ी, हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा के लोग थे, उनको बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा होगा, बहुत डिबेट करना पड़ा होगा, कई बार कॉन्स्टिट्यूशन को रीडिंग करना पड़ा होगा, अमेंडमेंट करना पड़ा होगा, लगातार संशोधन करना पड़ा होगा, तब जाके हमारा कहीं ये संविधान एक फूल की बगिया की तरह निर्मित हुआ, जिसमें फूल तो हजारों हैं लेकिन पहचान उनकी एक बाग की तरह है, एक बाग की तरह है। और इस संविधान हमारे देश का वह माली है जिसे खूबसूरत रूप से इस बगीचे का निर्माण करता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल सुगंध वितरित करते रहते हैं, सुगंध प्रस्फुटित करते रहते हैं। और आज भी हमारा 70 साल के बाद संविधान उतना ही जवां है, उतना ही नौजवान है, उतना ही युवा है जितना हमारा संविधान जब पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड बाय 9 दिसंबर 1946, और इसके बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हमारा संविधान उतना ही यंग है जितना द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 के समय था। तो ये तो हुआ कि इतना बड़ा। अब प्रश्न उठता है कि हमारे संविधान में 22 पार्ट्स क्यों हैं? 22 पार्ट्स। बेसिकली आज का मेरा टॉपिक यही है कि हमारे संविधान में 22 भाग क्यों हैं। ये कंसेप्ट है आपका, यही कंसेप्ट आपको जो हमारे देश में विविधता है, प्रियम्बल की जब पहली लाइन पढ़िएगा तो हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, इनटू अ सोशलिस्ट, इनटू अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर्म एंड इंश्योर द ऑल सिटीजन्स। और हम भारत के समस्त नागरिकों को यह इंश्योरेंस देते हैं, हमारा प्रियम्बल कहता है कि हम भारत के समस्त नागरिकों का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस जस्टिस की गारंटी लेते हैं, संविधान गारंटी लेता है। तो हमारे यहाँ जो विविधता है उसकी झलक, उसकी विशेषता हमारे संविधान के प्रस्तावना में आपको मिलती है। जब मैं प्रियम्बल पढ़ाऊंगा, जब भारत का प्रियम्बल बताऊंगा, तो मैं फ्रांस का प्रियम्बल भी चर्चा करूंगा, मैं अमेरिका का भी प्रियम्बल चर्चा करूंगा, मैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रियम्बल को चर्चा करूंगा, और फिर इंडियन प्रियम्बल के ऊपर चर्चा करूंगा, किस प्रकार से हमारा प्रियम्बल जो है वो काम करता है, और किस देश में प्रियम्बल नहीं है उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। तो आइए हम देखते हैं कि 22 पार्ट्स क्यों हैं। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, पार्ट नंबर 1, ठीक, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7, 8, 9, और नीचे अगर चलते जाएंगे तो पार्ट नंबर 10, और इस तरह से 11, 12, 22 तक आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बुक का एग्जांपल लेता हूं कि जैसे आपका एक फेमस, बच्चों के लिए एक बेसिक फंडामेंटल बुक है लुसेंट। ये सब लोग जानते हैं, कॉमन बुक है, सबके पास आईएएस से तैयारी करने से लेकर ग्रुप डी से, मतलब डीएम से लेकर डी तक, दोनों डी के बच्चे इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ये अगर लुसेंट की किताब है, ठीक है, क्यों संविधान में 22 भाग है, क्यों 22 पार्ट्स है? अगर ये लुसेंट की बुक है तो अगर इसके इंडेक्स में अगर देखा जाए, अगर इसका जो इंडेक्स है तो इंडेक्स में कुल मिलाकर आपको 10 पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स, और उसके बाद एक लिखा हुआ है अपेंडिक्स, ठीक है। भाग 1 में लिखा हुआ है एंशिएंट इंडिया, भाग 2 में मिडिवल, भाग 1 में है इंडियन हिस्ट्री, भाग 2 में है वर्ल्ड हिस्ट्री, भाग 3 में है ज्योग्राफी,
भाग 4 में इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 5 में इंडियन इकोनॉमी, भाग 6 में फिजिक्स, 7 में केमिस्ट्री, 8 में बायो, 9 में मिसलेनियस, 10 में कंप्यूटर, और उसके बाद अपेंडिक्स है जिसको आप शेड्यूल समझ सकते हैं। तो इस किताब में अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताइए कि इस लुसेंट में ये 10 पार्ट्स क्यों हैं, लुसेंट में आपके पास ये 10 भाग क्यों हैं, क्यों है लुसेंट में 10 भाग? तो उसका कारण यही था कि मान लीजिए, चूंकि समय मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगा कि मैं बढ़ाऊं कि अगर चूंकि 10 पार्ट्स क्यों हैं, अगर मान के चलिए कि लुसेंट में अगर 10 भाग हैं, तो जब जनरल स्टडी का पेपर, जब उसका राइटर जो लिखने के लिए बैठा होगा, तो जब उसका नोट्स तैयार कर रहा होगा, जब बुक तैयार कर रहा होगा, तो एक क्वेश्चन मिला होगा कि, है ना, अकबर के माता का नाम क्या था? Who is the mother of अकबर? अकबर के माता का नाम, अकबर के माता का नाम क्या था? यह भी मिला होगा कि पानीपत की फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? यह भी मिला होगा आपको कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। यह भी मिला होगा कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी एक चैप्टर मिला होगा, लाइट के बारे में एक चैप्टर मिला होगा, और यह भी मिला होगा कि मानव किस किंगडम का पार्ट है, मानव के बारे में भी मिला होगा। फिर आपको इकोनॉमी, जीडीपी के बारे में भी मिला होगा उसमें क्वेश्चन, कंप्यूटर के भी बारे में मिला होगा। इसी तरह से आपको केमिस्ट्री, CH4, मीथेन, सब के बारे में, मतलब कहने का मतलब कि जो पेपर लिख रहा होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके रेज हुए होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रेज हुए होंगे उनके दिमाग में। अगर मान लीजिए कि अगर वो जीएस इस तरह से लिखते कि एक लाइन हिस्ट्री, एक लाइन ज्योग्राफी, अकबर के माता का नाम ये था और हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट ही है और CH4 मीथेन पाया जाता है, क्या कंसेप्ट बैठता? विश्लेषण होता, एनालिसिस होता? नहीं होता। तो उन्होंने लिखने के क्रम में ये महसूस किया होगा कि जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी जनरलाइज आइडिया हैं, तो उसमें उन्होंने कुछ देखा हिस्ट्री का क्वेश्चन, तो इसलिए उन्होंने संविधान का अपने नोट्स में, अपने लुसेंट की किताब में, अपने उसके इंडेक्स में पहला चैप्टर उन्होंने डिसाइड किया होगा कि मेरा पहला जो चैप्टर होगा वो क्या होगा, मेरा जो पहला जो चैप्टर होगा वो हिस्ट्री का होगा। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से पार्ट बनाया होगा, पार्ट, और उस तरह से उन्होंने फर्स्ट पार्ट को कहा होगा कि मेरा फर्स्ट पार्ट जो होगा वो इंडियन हिस्ट्री होगा। उन्होंने क्या लिखा होगा? फर्स्ट पार्ट इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। चाहे उन्होंने पहला टॉपिक रखा होगा, फर्स्ट टॉपिक हिस्ट्री। ठीक है, और तब उन्होंने हिस्ट्री जब लिखा होगा पहले पार्ट में, जब उन्होंने फर्स्ट पार्ट में, जब ये फर्स्ट पार्ट में जब उन्होंने हिस्ट्री, जब फर्स्ट पार्ट टॉपिक नंबर फर्स्ट में जब उन्होंने हिस्ट्री लिखा होगा, यहाँ पर बाकी दूसरा, जब उन्होंने इस तरह से, जब पार्ट फर्स्ट भाग 1 में जब उन्होंने टॉपिक डिसाइड किया कि भाग 1 में मैं इतिहास लिखूंगा, अब हिस्ट्री लिखने के लिए हुआ, ये हो गया आपका भाग जो मैं इधर बनाया हूँ, या पार्ट, इधर हो गया सब्जेक्ट, और एक और बचा हो आर्टिकल्स या अनुच्छेद। तो जब उन्होंने डिसाइड किया होगा कि पहले भाग में मैं इतिहास लिखूंगा, फर्स्ट भाग में सब्जेक्ट उनका इतिहास, लेकिन जब हिस्ट्री लिखने के लिए गए तो उनको कई चीज मिला, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये तो ठीक है भाई कि चैप्टर नंबर 1 में सब्जेक्ट हो गया हिस्ट्री। अब ये हिस्ट्री तो सब्जेक्ट हो गया, विषय हो गया, हिस्ट्री विषय है। अब इसको डिटेल लिखने के लिए उनको 4 सब टॉपिक की जरूरत पड़ी। तो उस सब टॉपिक, पहला टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड टॉपिक मिडिवल हिस्ट्री, थर्ड टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री, फोर्थ टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री। तो उनको 4 टॉपिक की जरूरत पड़ी होगी। उसी 4 सब टॉपिक, 4 पॉइंट को जो इतिहास के अंदर है उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, 1 2 3 4, और यही आपको आर्टिकल्स कहलाया। यही आपको क्या कहलाया? आर्टिकल्स। यही आपका आर्टिकल्स कहलाया। 1 2 3 4 हिस्ट्री। तो इतिहास लिखने के लिए 4 टॉपिक। तो पार्ट 1 सब्जेक्ट हिस्ट्री, और इसे डील करने के लिए 1 2 3 4 का एक पॉइंट चाहिए। इसी पॉइंट को, इसी को संविधान में अनुच्छेद कहा गया। जैसे
अगर हम संविधान के पार्ट 1 में चर्चा करें तो नेम ऑफ द कंट्री, हमारे पार्ट 1 में नेम ऑफ द कंट्री, भारत के देश का नाम एंड इट्स टेरिटोरी, मतलब अगर भाग 1 में अगर कहा जाए तो देश और राज्यों का नाम, भाग 1 में क्या हो जाएगा, देश और राज्यों का नाम या उसके बारे में एक एवरेज कंसेप्ट बता रहा है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से लुसेंट लिखा गया, और लुसेंट लिखने के क्रम में जिस प्रकार से आपको पहला चैप्टर हमने हिस्ट्री दिया, तो हिस्ट्री लिखने में वर्ल्ड हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री सब उसके लिए पॉइंट की जरूरत पड़ी। तो उसी प्रकार से संविधान में जब हमने भाग 1 लिखा, तो संविधान लिख रहे हैं तो सबसे पहले अपने देश का परिचय दें, देश का इंट्रोडक्शन दें, राज्य का नाम बताएं, पूरे देश का नाम बताएं, और हमारे देश में कौन कौन से स्टेट हैं, एक जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में हम चर्चा किए, नेम ऑफ द कंट्री एंड इट्स स्टेट। और इसको लिखने के लिए निश्चित रूप से कुछ पॉइंट की जरूरत होगी, और वो पॉइंट इसमें 1 2 3 4 4 पॉइंट की जरूरत हुई, और इस तरह से इसे ही आर्टिकल कहा गया। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि पार्ट 1 में क्या है, तो नेम ऑफ द कंट्री एंड इट्स टेरिटोरी, हमारा देश का नाम और उसके क्षेत्र का नाम, राज्यों का नाम, और इसको लिखने के लिए कुल कितना आर्टिकल्स चाहिए, 1 to 4। जैसे आर्टिकल्स नंबर 1 रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ दिस, आर्टिकल्स नंबर 2 एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का प्रवेश, आर्टिकल्स नंबर 3 द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों को बनाने का तरीका, और आर्टिकल्स नंबर 4 जो कहता है कि कोई नया राज्य बनेगा तो आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट होगा, और शेड्यूल्स नंबर 4 में अमेंडमेंट होगा। जब हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ाएंगे तो हम डिटेल इसके बारे में चर्चा करेंगे। कहने का मतलब कि 22 पार्ट क्यों है, तो लुसेंट में मैं बताया कि फर्स्ट पार्ट में हिस्ट्री, तो लुसेंट जनरल स्टडी की बुक है, तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हिस्ट्री लिख दिया और कुछ पॉइंट यहाँ पर बनाया। सेकेंड पार्ट में उनको जरूरत हुई कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन कुछ पॉइंट बनाया। थर्ड पार्ट में उनको जरूरत हुई ज्योग्राफी। इस तरह से अगर लुसेंट की किताब देखा जाए तो ईच पार्ट्स हैविंग सम स्पेशल कैरेक्टर, सम स्पेशल फीचर, सम स्पेशल आपको वहाँ पर कंटेंट, तो प्रत्येक भाग का एक अपना प्रकृति हो गई। अर्थात अगर भाग 1 है जीके की बुक में तो उसमें इतिहास की प्रकृति होगी, भाग 2 है तो उसमें संविधान की प्रकृति होगी। ठीक उसी तरह से हम समझेंगे संविधान के ऊपर कि अगर संविधान का 22 भाग क्यों, अर्थात संविधान क्या है, हमारे देश के अंदर जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी पॉलिटिकल फीचर हैं, जितने भी राजनीतिक विशेषताएं हैं, जितने तरह की राजनीतिक प्रकृति है, जितने तरह की विषय वस्तु का निर्माण हो सकता था, उन सब को इस संविधान की किताब में लिखने का प्रयास किया गया। अर्थात अगर संविधान में 22 पार्ट हैं, 22 भाग हैं, इसका मतलब कि हर पार्ट की अपनी एक प्रकृति होगी, हर पार्ट का अपना एक स्पेशल फीचर होगा, और उसके लिए जरूरी था, जैसे पार्ट 2 में हमारे यहाँ क्या है, नागरिकता, क्या है हमारे यहाँ, पार्ट 2 में हमारे यहाँ नागरिकता है, सिटीजनशिप है। अब इसे लिखने के लिए जो जरूरत हुई उसके लिए आर्टिकल्स 5 to 11। उसी तरह से अगर पार्ट 3 में आप देखेंगे तो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट है, क्या है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट्स, इसके लिए 12 से लेकर 35 नंबर आर्टिकल। पार्ट 4 में आप देखेंगे डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके लिए आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51। 5 में अगर देखिएगा द यूनियन है, संघ के बारे में है, अर्थात राष्ट्रपति सब के बारे में है, इसलिए द यूनियन हो गया। इसके लिए 52 से लेकर 151 आर्टिकल्स है। 6 में देखिएगा तो द स्टेट है, राज्य है, द स्टेट है, राज्य है, इसके लिए 152 नंबर आर्टिकल से लेकर 237 नंबर तक आर्टिकल। इस तरह से आप बढ़ते जाइएगा 7, 8, उसी तरह 9 आपको पार्ट 9 में मिलेगा 243 नंबर आर्टिकल, जिसमें आपको पंचायती राज है। कहने का मतलब कि 22 भाग है, सिंपल में कुछ, अगर हमारे संविधान में 22 भाग है तो हम राष्ट्रपति के साथ मुखिया को नहीं लिख सकते, हम संसद के साथ पंचायती राज को नहीं लिख सकते, और देश के नाम के ऊपर हम फंडामेंटल राइट नहीं लिख सकते, सिटीजन के जगह हम डीपीएसपी की चर्चा नहीं कर सकते। इसलिए
each parts having some special character, some special feature. That's why we have 22 parts. इसलिए हमारा संविधान 22 पार्ट है, अर्थात 22 भाग है, उसकी 22 तरह की प्रकृति है, 22 तरह का नेचर है, और इसलिए एक का नेचर अलग, इसलिए उसके लिखने के लिए अलग जरूरत हुई। सिटीजनशिप के लिए अलग चैप्टर की आवश्यकता हुई, फंडामेंटल राइट के लिए अलग चैप्टर की आवश्यकता हुई, डीपीएसपी के अलग, और इसमें राष्ट्रपति, संसद, ये सब केंद्र के, द यूनियन मतलब आप केंद्र समझिए, तो केंद्र सरकार के लिए भाई अलग टॉपिक दो और राज्य सरकार के लिए अलग टॉपिक दो। क्या हम संसद पढ़ेंगे तो क्या उसमें विधानसभा मिला देंगे, और क्या विधानसभा मिलेंगे तो क्या उसमें मुखिया को मिला देंगे? इसलिए पंचायती राज अलग कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर है, इसलिए पंचायती राज के लिए एक अलग टॉपिक दो। और इस तरह से जब हम देश और राज्यों का नाम लिखे तो इसके लिए कुछ डिटेल लिखना पड़ेगा। इसी डिटेल को जो पॉइंट है उसे ही आर्टिकल्स या अनुच्छेद कहा गया। इसी तरह से नागरिकता को डिटेल लिखने के लिए जो पॉइंट हुआ 5 to 11 है ना, नागरिकता अनुच्छेद 5, जैसे आप अब नागरिकता, तो भारत का कैसे नागरिकता मिलेगी, कौन नागरिक होगा, कैसे होगा, क्या कानून होगा, नागरिकता के ऊपर कौन कानून बनाएगा। अब बताइए नागरिकता से राष्ट्रपति का क्या रिलेशन। इसलिए इसको लिखने के लिए बहुत सारे पॉइंट की जरूरत थी, जैसे आर्टिकल 5 एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 6 जो पाकिस्तान से भारत माइग्रेट होकर आ गए, दैट पीपल्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। आर्टिकल नंबर 7 जो इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए। आर्टिकल नंबर 8 जो विदेशों में रहे। आर्टिकल नंबर 9 किस कंडीशन में आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, दूसरे देश की नागरिकता लीजिएगा खत्म हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 अगर विदेशों में कोई रह रहा है तो उसकी सिटीजनशिप किन आधार पर बनी रहेगी। और आर्टिकल नंबर 11 empower to the parliament to make a law, to regulate a law, to constitute a law. It is a right, it is the sovereignty of the parliament regarding the citizenship, regarding the build any law, enforce any law, making any law. ये आपको संसद का अधिकार है। अनुच्छेद 11 यह कहता है कि संसद का यह अधिकार होगा कि नागरिकता के ऊपर कानून बना सकता है। जैसे अभी आपको कई कानून देख रहे हैं, आपको संसद बहुत काफी चर्चा है अभी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कैप या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो संसद को आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11 आर्टिकल 11 एम्पावर टू द पार्लियामेंट, अनुच्छेद 11 संसद